हेलो एवरीवन, आज हम WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का ईयर 2 का मॉड्यूल 1 करेंगे। ठीक है, तो और इससे पहले अगर आप क्विजेज अटेम्प्ट करना चाहते हो टू एनहांस योर स्किल्स, आप हमारी वेबसाइट www.instrani.com पे जाकर के आप क्विजेज मॉड्यूल वाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, यहाँ पर मैंने देखो डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। द फ्रिक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इट इज कॉन्टैक्ट विद। जिस सरफेस के वो पर्टिकुलर चीज कॉन्टैक्ट में है उस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये फोर्स। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द area of contact as long as there is an area of contact। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ये इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द मोशन ऑब्जेक्ट। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी मास का, जब हम उस पे इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो एक ऐसा फोर्स जो उसकी मोशन को रेजिस्ट करे या रोके, तो हम उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकता है, तो मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। और जब भी कोई दो चीजें कॉन्टैक्ट में होती हैं तो ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्शन पूछी गई है फ्रिक्शनल फोर्स की अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स इज डायरेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो जो जैसे ये वेट है, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, और इसी की अपोजिट डायरेक्शन में जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल या रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये सिंबल होता है म्यू का, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और सिंबल को बोलते हैं म्यू, और ये फोर्स जो होता है दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा गया है नॉर्मल रिएक्शन के, सो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following acts in between the roads and wheels if vehicles are able to run on roads। देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हम किसी, जैसे हम चलते हैं तो हम चल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से किसकी वजह से, जो सरफेस के और हमारे फीट के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी की वजह से हम मूव कर पाते हैं। इसी तरीके से व्हील्स और रोड्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है या जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसी की वजह से व्हीकल्स रोड्स पर रन कर पाते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कोरोजन का तो मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, इसका तो मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। इरोजन का मतलब होता है जैसे सॉइल इरोजन होता है जिसमें टॉप लेयर सॉइल की रिमूव हो जाती है। मोशन जो है दैट मीन्स मूवमेंट, सिंपली मूवमेंट। तो इनमें कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है व्हीकल्स के रन करने या जिससे व्हीकल्स चल पाते हैं, तो दैट इज द फोर्स विच इज बिटवीन द टू थिंग्स इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन इज द आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूजफुल फ्रिक्शन। अब ये यूजफुल फ्रिक्शन क्या है, या हम कह सकते हैं कि हेल्पफुल फ्रिक्शन क्या होती है। ये वो फ्रिक्शन होती है जो या तो जैसे हमारे शूज को स्लिप होने से रोकती है, फ्रिक्शन जो हमारे शूज और सरफेस के बीच में होती है। ठीक है, ऐसी फ्रिक्शन जो किसी चीज को स्लो डाउन करने के लिए यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल फ्रिक्शन। जैसे कि ब्रेक हो गया व्हील, बाइक के व्हील्स में, तो यूजफुल फ्रिक्शन इनमें से कौन सी होगी, ब्रेक शू लाइनिंग। ठीक है, जो किसी की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। वेस्टफुल, अब
वेस्टफुल फ्रिक्शन क्या होती है, दैट जैसे जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतना ही ज्यादा पावर चाहिए होगा उसको मूव करने के लिए, ठीक है। तो मोर फ्रिक्शन मोर पावर नीडेड टू मूव, जैसे कि रियर एक्सल गियर में होता है, तो दैट इज कॉल्ड वेस्टफुल फ्रिक्शन, ठीक है। विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ही यही है कि जैसे दो चीजें जो कांटेक्ट में होती हैं तब जो फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो टाइप ऑफ मेटल या क्वांटिटी ऑफ कॉन्टैक्टिंग मेटल या क्वालिटी ऑफ मेटल से कोई मतलब नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली जो कॉन्टैक्ट सर्फेसिस कॉन्टैक्ट में आते हैं उसमें डेवलप होता है, तो आंसर इज कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट इज हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। तो अभी हमने ऊपर भी बात करी थी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, और इसमें जो ये म्यू है दिस इज कांस्टेंट, और वी जनरली से दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका हमें फॉर्मूला निकालना है, तो म्यू विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एन। इसमें एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। वो अगर इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है स्लाइड कर रहा है, तो ये तो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर जो ये फोर्स लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का रेशियो, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन एन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, अभी हमने ऊपर डिराइव किया है फॉर्मूला, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने बात करी है म्यू, म्यू सिंबल को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं ना, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, ठीक है, तो म्यू इज यूज्ड। Next is what kind of friction is called if two objects are in contact at rest। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मूवमेंट नहीं हो रहा इसके अंदर, ठीक है, ये कैसे है, रेस्ट पर है, यानी कि नो मूवमेंट, राइट। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इन दो सरफेसेस के कांटेक्ट में, इन दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उसके बीच में, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये रेस्ट पर है, मोशन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा इसमें, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे चलते हैं, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, अब ये रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है, जैसे सपोज ये कोई व्हील है, ठीक है, एंड ये रोल कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, तो जब हमने इसको पुश किया तो ये रोल करने लगेगा, ठीक है, इट विल रोल। तो अब इस डायरेक्शन में रोल करेगा तो इसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और जिस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, जो इसके सरफेस के कांटेक्ट में होगा और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये होती है रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, sliding friction is always less than the limiting friction, or limiting friction is always less than the sliding friction. So we cannot say all these things, but yes we can always say that जो sliding friction होती है it is always less than the limiting friction, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब कोई ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना शुरू करता है किसी सरफेस पर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है आपसे, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज w cos थीटा प्लस फाई अपॉन cos फाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन दिस फिगर हमें बताना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, ठीक है। तो ये जो आपको
R दिखाई दे रहा है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, दिस इज W, दैट इज वेट, ठीक है। ये जो ROS है, ROS, ये जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड ROS, नॉर्मल और ये OS के बीच का जो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ROS, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इज Q नहीं है, दिस इज बेसिकली थीटा, राइट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है तो tan थीटा, ये आप लोगों को पता होगा कि tan थीटा से कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें ये R क्या डिनोट कर रहा है, देखो ये R क्या है, सरफेस जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्लाइड कर रहा है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमने पहले भी बात करी थी कि इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेंट। देखो ल्यूब्रिकेंट वो मटेरियल होते हैं, वो ऑयल्स हो सकते हैं जो जैसे मशीन के पार्ट्स अगर बहुत ही हार्ड, बहुत फोर्स लगाने से मूव कर रहे हैं, तो उनको स्मूथ करने के लिए, उनकी फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेंट वो सब्सटेंस हो सकता है जो फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेंट बेसिकली क्या होता है, सरफेस को स्मूथ बनाना, टू मेक सरफेस स्मूथ। और जब कोई सरफेस स्मूथ बन जाएगा, इसका मतलब उसकी फ्रिक्शन, उन जो दो चीजें कांटेक्ट में है उनके बीच की फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, तो इसका मतलब टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और उन सब्सटेंसेस को हम ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेशन। What type of lubricant is used in wick feed lubrication system? तो wick feed lubrication system में lube oil यूज किया जाता है, ठीक है। Next is which lubrication system is provided with a ring oiler, जिसमें एक ring oiler होता है और वो lube oil को continuously different parts पर oil को splash करता रहता है। तो ऐसा इनमें से कौन से वाले सिस्टम में होता है, splash feed system में होता है, ठीक है। तो स्प्लैश वर्ड से आप ध्यान रख सकते हो कि ये क्या करता है, रिंग ऑयलर होता है इसके अंदर, जो कॉन्टिन्यूअसली ऑयल को स्प्लैश करता रहता है अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स, तो दैट इज कॉल्ड स्प्लैश फीड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one is the 3 types of lubrication system in general use? ये आपको ऑलरेडी पता है, याद किया होगा आप लोगों ने कि 3 तरह के जो जनरली lubrication system यूज होते हैं, एक ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है, एक फोर्स फीड सिस्टम होता है और एक स्प्लैश फीड सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन। तो ऑयल होल से रिलेटेड कौन सा वाला होगा, जहां पर ऑयल होल्स की बात करी गई है तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेविटी फीड सिस्टम, ठीक है। तो ग्रेविटी फीड सिस्टम विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। ये लुब्रिकेशन सिस्टम आपको दिया हुआ है, ये क्या है, विक है, ठीक है, जो ऑयल में डिप हुई हुई है, तो इसको हम बोलते हैं विक फीड सिस्टम। सो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, विक फीड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये विक एब्जॉर्ब करती है ऑयल को एंड इट लुब्रिकेट्स द डिफरेंट पार्ट्स। Which is used to reduce the friction in machine parts। हमने अभी बात करी वाटर, पेट्रोल और कैरोसिन तो यूज नहीं करते क्योंकि ये इनमें लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो लुब्रिकेंट्स बोलते हैं उन, जैसे ल्यूब ऑयल यूज होता है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट्स बोलते हैं उन सब्सटेंसेस को जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और सरफेस को स्मूथ बनाते हैं। तो इसी तरीके से मशीन के पार्ट्स को भी स्मूथ बनाने के लिए उसमें जो ऑयल डाला जाता है या जो मटेरियल सब्सटेंस यूज किया जाता है, दैट आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। आई होप आज के सेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।